सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं गेट कार्टर के बारे में। ये कहानी है जैक कार्टर की, जो लास वेगस में एक माफिया के लिए वसूली का काम करता है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि उसके भाई की मौत हो गई है और उसका खून हुआ है, तब वो अपने शहर वापस आता है और उन सारे लोगों को मौत के घाट उतारने लगता है जो उसके भाई के मौत में शामिल थे। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने लास वेगस का दृश्य आता है और यहीं के सड़कों पे हम एक आदमी को भागता हुआ देखते हैं और उसके पीछे कार्टर भाग रहा होता है और थोड़ी देर के बाद कार्टर उसे पकड़ लेता है और वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है, क्योंकि कार्टर को इस आदमी से पैसे वसूलने हैं। क्योंकि इस आदमी ने कार्टर के मालिक से पैसे लिए हैं जिसका नाम है फ्लेचर, और फ्लेचर सबको उधार पैसे देता है और जो उसके पैसे वक्त पे नहीं लौटाता तब वो कार्टर को भेजता है और कार्टर उनकी धुलाई करता है। तब वो लोग पैसे लौटाते हैं फ्लेचर के। लेकिन कार्टर यहाँ पे आज अपने साथी को कहता है कि वो यहाँ से बाहर जाने वाला है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उसके भाई की मौत हो गई है। और कार्टर के पार्टनर का नाम है कॉन मैकार्थी। लेकिन मैकार्थी जैसे ही इन बातों को सुनता है वो कहता है कि फ्लेचर तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करेगा, इसीलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। और पिछले कई सालों से तुमने अपने भाई की शक्ल भी नहीं देखी थी और आज जब वो मर गया तब अचानक तुम्हें उसके लिए फिक्र होने लगी। तब कार्टर कहता है कि मुझे कैसे भी जाना पड़ेगा, मेरे भाई की बीवी है और उसकी एक बेटी भी है और मुझे उनसे मिलने जाना है और देखने जाना है कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन अब मैकार्थी उसे समझाने लगता है। तब कार्टर कहता है कि तुम्हें इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा और फ्लेचर को ये बात पता न चले कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ। और इतना कहने के बाद अब कार्टर यहाँ से निकल जाता है सिएटल के लिए। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है वो जाता है अपने भाई के फ्यूनरल पे और यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है उसके भाई की पत्नी से जिसका नाम है ग्लोरिया। फिर वो ग्लोरिया को आश्वासन देता है और पूछता है कि इनकी बेटी कहाँ है। ग्लोरिया की बेटी का नाम है डोरी। तब ग्लोरिया बताती है कि वो आसपास में ही होगी और अपने पिता के मौत से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। तभी यहाँ पे कार्टर की मुलाकात होती है ईडी नाम के एक लड़के से और ईडी इसके भाई के साथ ही काम करता था। कार्टर के भाई का नाम था रिची। तब कार्टर यहाँ पे ईडी से पूछता है कि मेरा भाई किसी गलत काम में तो नहीं था। तब ईडी बताता है कि नहीं, वो बहुत ही शरीफ आदमी था और वो शराब तक नहीं पीता था और वो किसी भी गलत धंधे में किसी के साथ नहीं था। और अब यहाँ पे कार्टर को शक होने लगता है क्योंकि इसके भाई की मौत एक एक्सीडेंट में हुई है और पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट आई है कि उसका भाई शराब पी करके गाड़ी चला रहा था। लेकिन ईडी ने यहाँ पे कहा कि उसका भाई बिल्कुल भी शराब नहीं पीता। इसीलिए अब कार्टर पहुंचता है उसकी बेटी के पास यानी डोरिन के पास और उससे बातें करने लगता है। तब डोरिन अपने पिता के बारे में बहुत सारी चीजें बताती है और जब कार्टर पूछता है कि क्या वो शराब पीता था तब डोरिन कहती है कि नहीं, वो कभी भी शराब नहीं पीते थे। इसीलिए मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं कि वो शराब पी करके गाड़ी चला रहे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। और कार्टर को भी यही बात लगती है जिसका नाम है गेराल्डी। और कार्टर इससे भी बात करने लगता है और पूछता है कि क्या तुम रिची को जानती थी और वो कहती है कि हाँ। तब वो पूछता है कि उससे तुम्हारा क्या रिश्ता था। तब गेराल्डीन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती है। इसीलिए अब कार्टर को इस लड़की पर भी शक होने लगता है कि जरूर ये रिची के बारे में कुछ जानती है। और अब सारे लोग घर पहुंच जाते हैं रिची के। तब यहाँ पे कार्टर एक बार फिर से बात करता है डोरिन से और वो रिची के बारे में बातें करने लगता है और पूछता है कि क्या तुम सच में अपने पिता को अच्छे तरीके से जानती थी कि वो शराब नहीं पीता। और डोरिन कहती है कि हाँ, मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि अगर वो शराब पीते तो मुझे जरूर पता होता। इसीलिए अब कार्टर को भरोसा हो जाता है। तभी कार्टर को फ्लेचर का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि अभी के अभी लास वेगास वापस आओ क्योंकि मुझे यहाँ पे तुम्हारी जरूरत है और मुझे पता लग गया है कि तुम अपने शहर वापस गए हो। और यहीं पे हम एक ऑड्री नाम की लड़की को देखते हैं जो फ्लेचर की गर्लफ्रेंड है और कार्टर का नाजायज संबंध है ऑड्री के साथ। इसीलिए फ्लेचर और भी ज्यादा गुस्सा रहता है कार्टर पे। और इस बात को सुनने के बाद अब कार्टर कॉल करता है मैकार्थी को और कहता है कि तुमने अपने बॉस को ये बात क्यों बताई। तब मैकार्थी कहता है कि मैंने कुछ नहीं बताया। तब कार्टर कहता है कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे सब पता है। और अब कार्टर को पता लग जाता है कि उसका भाई हमेशा एक क्लिफ नाम के आदमी के रेस्टोरेंट में जाता था और वो वहाँ पे काम भी करता था और क्लिफ भी पैसे देता है लोन पे। इसीलिए अब कार्टर पहुंचता है क्लिफ के पास और उससे बातें करने लगता है और वो क्लिफ को बताता है कि वो रिची का भाई है। तब क्लिफ कहता है कि मुझे दुख हुआ तुम्हारे भाई के बारे में सुनने के बाद। लेकिन अब कार्टर की बातों से क्लिफ को शक होता है कि वो उसी पे शक कर रहा है कि उसने उसके भाई को मरवाया है। इसीलिए अब क्लिफ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारा कोई कान भर रहा है तो मैं तुम्हें पहले भी बता दूं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तब कार्टर कहता है कि जिस रात मेरे भाई की मौत हुई थी वो आखिरी बार तुम्हारे ही बार में आया था, तो तुमने यहाँ का सीसीटीवी देखा है। और क्लिफ कहता है कि हाँ। तब कार्टर कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ और अब क्लिफ इसे रिकॉर्डिंग दे देता है। तब कार्टर कहता है कि अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तब अभी कह दो क्योंकि अगर वो बात मुझे दूसरे किसी से पता लगी तब तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। तब क्लिफ कहता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है और अगर तुम्हारे भाई का कत्ल हुआ है तब इसमें सिर्फ एक ही आदमी का हाथ हो सकता है और वो है साइरस। इसीलिए अब कार्टर पहुंचता है साइरस के पास और वो साइरस के पास गेराल्डीन को भी देखता है। इसलिए वो साइरस से बातें करने लगता है। लेकिन साइरस उसे धमकी देने लगता है और कहता है कि तुम्हारे भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही मेरे पीछे आते रहे तब तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। इसीलिए अब कार्टर यहाँ से जाने लगता है। तब साइरस का एक आदमी पीछे लग जाता है कार्टर के उसे मारने के लिए, लेकिन वो जानता नहीं कि कार्टर कौन है। इसीलिए कार्टर इस आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। फिर वो साइरस का पीछा करने लगता है और पीछा करता हुआ जाता है एक गोल्फ कोर्स में जहाँ वो साइरस को एक आदमी से मिलते हुए देखता है जिस आदमी का नाम है जेरेमी और जेरेमी एक मिलियनेयर है। इसलिए जैसे ही साइरस यहाँ से जाता है कार्टर जेरेमी को पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे बात कर लोगे तब मैं दोबारा तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, लेकिन अगर तुमने अभी मुझसे बात नहीं की तब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए अब जेरेमी कार्टर से बातें करने लगता है और कार्टर यहाँ पे अपने भाई के बारे में पूछता है जेरेमी से। तब वो कहता है कि उसका उससे कुछ वास्ता नहीं और वो ऐसे ही बातें घुमाने लगता है।
होता है और कहता है कि मैं गोल्फ इसीलिए खेलता हूँ क्योंकि एक बार जब मैं बॉल को हिट कर देता हूँ तब वो बॉल दोबारा मेरे पास कभी भी नहीं है और मुझे ऐसी ही चीजें पसंद है। एक बार मैं जिस चीज से पीछा छुड़ा लेता हूँ मैं नहीं चाहता कि वो चीज दोबारा मेरे पास है। और यहाँ पे कार्टर समझ जाता है कि जेरेमी भी इसमें मिला हुआ है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। तभी हम जेरेमी को देखते हैं जो कॉल करता है साइरस को और कहता है कि मुझे ये आदमी बहुत ही खतरनाक लग रहा है, इससे पहले क्या हुआ मुझे उस बारे में कुछ नहीं जानना। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि साइरस पोर्न का धंधा करता है और वो अपनी एक इलीगल वेबसाइट चलाता है जहाँ पे वो गंदी गंदी वीडियोस डालता है और वो बार में लड़कियों को ड्रग्स देता है, उसके बाद उनका बलात्कार करता है और उसे वेबसाइट पे डाल देता है। और जेरेमी साइरस के साथ इसलिए है क्योंकि साइरस टाइम टाइम पे जेरेमी को लड़कियां देता है और जेरेमी उन लड़कियों के साथ पार्टीज में जाता है ताकि वो अपना स्टेटस और भी ऊंचा रख सके। और इसी चक्कर में जेरेमी की एक वीडियो है साइरस के पास जिससे वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इसीलिए अब जेरेमी कहता है कि तुमने जो कुछ कहा मैंने वो सब कुछ किया, लेकिन अब तुम्हें इस आदमी से पीछा छुड़ाना है। तभी हम ऑड्री को देखते हैं जिसे कार्टर कॉल करता है और कहता है कि मैं यहाँ का काम निपटाने के बाद लास वेगास आऊंगा, फिर हम दोनों वहाँ से भाग सकते हैं और तुम्हें फ्लेचर के साथ और ज्यादा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन ऑड्री कहती है कि ये सब आसान नहीं है और इतना कहने के बाद वो चली जाती है फ्लेचर के पास और कार्टर पहुंचता है अपने घर और जो टेप उसे क्लिफ ने दिया है उसी टेप को देखने लगता है और इसमें अपने भाई को देखता है जो गेराल्डीन से बात कर रहा होता है। इसीलिए अब कार्टर को लगता है कि अब गेराल्डीन ही उसे बाकी की बातें बताएगी, इसलिए वो जाता है उसी बार में और तब उसे वहाँ पे ईडी मिलता है। तब वो पूछता है कि मुझे बताओ कि गेराल्डीन कहाँ पे मिलेगी और ईडी उसे बता देता है। इसीलिए अब कार्टर पहुंचता है गेराल्डीन के घर पे और उससे कहता है कि मुझे अभी के अभी पूरी सच्चाई बताओ कि तुम मेरे भाई को कैसे जानती थी। लेकिन गेराल्डीन नहीं बताती। तब कार्टर उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया और मुझे किसी और से ये बातें पता लगी तब मैं तुम्हारी जिंदगी को बद से बदतर बना दूंगा। तब गेराल्डीन पूरी बात बताती है और कहती है कि मेरा और रिची का अफेयर चल रहा था और रिची चाहता था कि मैं उसके साथ भाग जाऊं यहाँ से क्योंकि उसके ताल्लुकात उसके पत्नी के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि तुम्हें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए और तब से हमारी बात खत्म हो गई। और इस बात को सुनने के बाद अब कार्टर बाहर निकल जाता है। तभी वो यहाँ पे फ्लेचर के लोगों को देखता है जो उसे ले जाने के लिए आए होते हैं लास वेगास। तब वो मना कर देता है तो वो लोग इस पे हमला करते हैं लेकिन कार्टर उन्हें मारता है। तब तक यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और कार्टर भागने लगता है। तब ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन कार्टर जानता है कि उसे इन लोगों से कैसे पीछा छुड़ाना है, इसीलिए वो जल्दी इनसे पीछा छुड़ा लेता है और फिर से पहुंचता है साइरस के पास और इस बार वो साइरस को धमकाने लगता है। लेकिन साइरस इतनी जल्दी इसकी बातों में नहीं आने वाला, इसीलिए वो साफ मुकर जाता है और वो अजीब अजीब तर्क देने लगता है जिससे अब कार्टर एक बार फिर से शांत हो जाता है और जाता है डोरिन के पास और अब डोरिन के साथ समय बिताने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अपने पिता का मौत के बाद डोरिन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है, इसीलिए वो उससे बातें करने लगता है। तब डोरिन उसके बारे में पूछती है कि वो क्या करता है और वो कहती है कि तुमने कितने लोगों को मारा है क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा ही बंदूक होती है। तब कार्टर ज्यादा कुछ नहीं बताता लेकिन वो पूछती है कि तुम क्या काम करते हो। तब कार्टर कहता है कि जो लोग पैसे लेते हैं और वक्त पे पैसे नहीं दे पाते और पैसों को भूलने लगते हैं मैं बस उन्हें जाकर के याद दिलाता हूँ कि वो अभी भी कर्जे में है। और डोरिन इन सारी बातों को सुनकर के हंसती है और अब इन दोनों के बीच एक बॉन्डिंग बनने लगती है। तब कार्टर डोरिन को कहता है कि तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो और तुम बहुत ही खास हो और इतना कहने के बाद वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। तब वो देखता है कि इसके घर का दरवाजा खुला हुआ है और यहाँ पे कार्टर को शक हो जाता है कि घर के अंदर जरूर कोई है, इसीलिए वो डोरिन को बाहर ही रहने के लिए कहता है और खुद जाता है घर के अंदर। तब वो अंदर ग्लोरिया को देखता है जिसके सर पे चोट लगी हुई है और इस घर में एक आदमी होता है जिसने उसे मारा है, लेकिन वो जैसे ही कार्टर को देखता है यहाँ से भाग जाता है और कार्टर ग्लोरिया को संभालने लगता है। तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और अब यहाँ पे कार्टर ग्लोरिया से कहता है कि तुम लोगों का यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसीलिए तुम दोनों मेरे साथ चलो। तब ग्लोरिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अचानक तुम्हें हम लोगों की इतनी परवाह कैसे हो गई और आज मेरे घर में जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम कुछ ऐसे लोगों से पंगा ले रहे हो जिनके साथ तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए और पिछले 5 साल से तुम अपने भाई से एक बार मिलने भी नहीं आए और आज जब उसकी मौत हो गई तब तुम्हें अपने भाई से इतना प्यार हो गया। मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और ना ही मेरी बेटी, इसीलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। और इन बातों को सुनने के बाद अब कार्टर यहाँ से चला जाता है। तभी आधी रात में उसके रूम का डोरबेल बजता है और जब वो दरवाजा खोलता है तब वो यहाँ पे डोरिन को पाता है और डोरिन कहती है कि मुझे अपने दादी माँ के घर में डर लग रहा था, इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ से भाग गई। तब कार्टर कहता है कि तुमने ठीक किया, तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ पे रह सकती हो। और अब डोरिन यहीं पे रहने लगती है। तभी कार्टर फिर से उसी वीडियो को देखता है और यहाँ पे उसे एक खास चीज नजर आती है और वो देखता है कि गेराल्डीन ने रात में रिची को एक डिस्क दी थी, इसीलिए वो चौंक जाता है कि आखिर इस डिस्क में क्या था। इसीलिए वो अगली सुबह पहुंचता है गेराल्डीन के पास और उससे पूछने लगता है कि मुझे अभी कभी बताओ कि उस डिस्क में क्या है। लेकिन गेराल्डीन उसे कुछ नहीं बताती और वो उसे लेकर के चली जाती है जेरेमी के पास। तब जेरेमी कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, साइरस बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है और वो मुझे बहुत दिनों से ब्लैकमेल कर रहा है क्योंकि उसके पास मेरी कुछ वीडियोज है और वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तब वो उसे पब्लिक कर देगा और उसके लिस्ट में बहुत सारे लोगों का नाम है और मैंने उसके लिस्ट में तुम्हारे भाई का भी नाम देखा था और जब तुम्हारे भाई का नंबर आया तब वो बहुत सारे लोगों को लेकर के गया तुम्हारे भाई के पीछे और जब वो वापस आया तब तुम्हारा भाई उनके साथ नहीं था और अगले दिन उसके मौत की खबर मिली। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब कुछ साइरस का किया धरा है और तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है। मैं भी चाहता हूँ कि साइरस फिनिश हो जाए, तो अभी तुम्हारा डिसीजन है कि तुम क्या करोगे। और अब इन बातों को सुनने के बाद कार्टर यहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी उसे फ्लेचर का कॉल आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे और ऑड्री के बारे में जान चुका हूँ, इसीलिए जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तब कार्टर कहता है कि मुझे ऑड्री से बात करनी है और फ्लेचर कहता है कि वो यहीं पे है।
तब कार्टर कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तब तुम बस हाँ कहो, मैं वहाँ आऊंगा और तुम्हें लेकर के चला जाऊंगा। लेकिन ऑड्री हाँ नहीं कहती और कार्टर समझ जाता है कि ऑड्री उसके साथ नहीं रहना चाहती और वो यहाँ पे ब्रेकअप कर रही है। इसीलिए अब कार्टर भी फोन काट देता है और पहुंचता है घर पे और वो रिची के कमरे को हर तरफ तलाशने लगता है क्योंकि अब उसे कैसे भी उस डिस्क को ढूंढना है। और थोड़ी देर के बाद उसे वो डिस्क मिल भी जाती है और जब वो उस डिस्क को प्ले करता है तब वो भौचक्का रह जाता है क्योंकि इस वीडियो में वो डोरिन को देखता है और साइरस और ईडी मिलकर के बहुत ही गंदा धंधा करते हैं। वो लड़कियों को क्लब में ड्रग्स देते हैं, उसके बाद ईडी उनका बलात्कार करता है और फिर उसकी वीडियोज बना करके ये लोग इंटरनेट पे डाल देते हैं और लड़कियों को क्लब से बाहर लाने का काम करती है गेराल्डीन। और ईडी यहाँ पे डोरिन के साथ भी ऐसा ही करता है, वो उसका बलात्कार करता है और उसकी वीडियो बना लेता है और इस टेप में यही सारी वीडियोज है। इसीलिए अब इस चीज को देखने के बाद कार्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जाने लगता है डोरिन के पास। तभी उसे लिफ्ट में मिलता है मकार्थी और एक और आदमी होता है उसके साथ और कार्टर समझ जाता है कि ये दोनों उसे मारने के लिए आए हैं। लेकिन कार्टर को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसीलिए कार्टर जल्दी ही इनका खात्मा कर देता है। और जब वो अपने कमरे में जाता है तब वो देखता है कि डोरिन यहाँ पे छत पे घूम रही है। इसीलिए वो डोरिन के पास जाता है और उसे समझाने लगता है और कहता है कि अगर बच्चों को कोई भी समस्या हो तब उन्हें उन बातों को छुपाना नहीं चाहिए बल्कि अपने माता पिता से बताना चाहिए, क्योंकि माता पिता सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो और बहुत ही स्पेशल बच्ची हो, तो तुम्हें अपने बारे में कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए क्योंकि इससे सिर्फ तुम्हारी परेशानियां बढ़ेंगी। और अब इन बातों को सुनने के बाद डोरिन समझ जाती है कि कार्टर को सब कुछ पता लग गया है। इसीलिए वो कहती है कि उस रात के बारे में मुझे ज्यादा कुछ भी याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि मेरे साथ बहुत ही गलत हो रहा था और मैं वहाँ से भागना चाहती थी लेकिन मैं भाग नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे शरीर पे मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था और जो मेरे साथ हो रहा था मैं उसे भी रोकना चाहती थी लेकिन मैं उसे भी नहीं रोक पा रही थी और सिर्फ मुझे कुछ कुछ धुंधली चीजें याद हैं और मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। और इन बातों को कहने के बाद डोरिन रोने लगती है और इस चीज को देखने के बाद अब कार्टर आग बबूला होने लगता है और कहता है कि तुम इस बात को मत भूलना कि तुम बहुत ही खास हो और कोई भी तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता और अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करेगा तब उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद अब कार्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में यहाँ से बाहर निकलता है और वो गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है और उसे देख करके ऐसा लगता है कि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी इसके फोन पे गेराल्डीन का कॉल आता है और ये एक वॉइसमेल होता है जिसमें वो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि डोरिन रिची की बेटी है और जैसे ही मुझे ये बात पता लगी मैंने उस डिस्क को चुरा लिया ताकि उसकी वीडियो इंटरनेट पे ना जाए और मैंने उसे ले जा करके दे दिया रिची को। लेकिन उस चीज को देखने के बाद रिची आग बबूला हो गया और वो सबको कहने लगा कि अब वो पुलिस वालों के पास जा रहा है और ये बात साइरस को पता लग गई। इसीलिए साइरस उसके पास जाने लगा और अब साइरस को मेरे बारे में भी पता लग चुका है, इसीलिए साइरस मुझे मारने आ रहा है और मैं नहीं जानती कि मैं किसे कॉल करूं और मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। और इस बात को सुनने के बाद अब कार्टर पहुंचता है गेराल्डीन के पास। तब वो देखता है कि उसे मार दिया गया है, इसीलिए वो गुस्से में पहुंचता है ईडी के पास और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब ईडी डर जाता है और कहता है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, तुम्हारे भाई को साइरस ने मारा है, मैंने नहीं, इसीलिए मैं बेकसूर हूँ। तब कार्टर कहता है लेकिन तुमने डोरिन के साथ जो किया उसके लिए कभी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और इतना कहने के बाद वो ईडी को छत से नीचे फेंक देता है और ईडी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो जैसे ही नीचे आता है फ्लेचर के लोग एक बार फिर से उसके पीछे लग जाते हैं। कार्टर भागते जाता है और फ्लेचर के लोग उसका पीछा करते जाते हैं, लेकिन आज कार्टर के रास्ते में जो भी आता है कार्टर उसे मौत के घाट उतार देता है। इसीलिए वो एक एक करके सबको मारने लगता है और एक एक करके उनकी सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट होने लगता है और देखते ही देखते वो सारे लोग मारे जाते हैं। तब कार्टर पहुंचता है एक पार्टी में और इस पार्टी में सारे लोग होते हैं, साइरस भी होता है और उसके साथ साथ जेरेमी भी होता है। इसीलिए कार्टर जाता है साइरस के पास और यहाँ पे अब साइरस एक्सेप्ट करने लगता है सारी चीजों को और कहता है कि तुम्हारा भाई मेरे रास्ते में आ रहा था। और इन बातों को सुनने के बाद अब कार्टर हमला करने की कोशिश करता है साइरस पे। तब साइरस उसे मारने लगता है और कार्टर नीचे गिर जाता है। तब साइरस उससे कहता है कि तुम्हारे भाई ने तुमसे ज्यादा देर तक लड़ाई की थी और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तब कार्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उठता है और साइरस का पीछा करने लगता है। और जब साइरस क्लब में जाता है तब वो जाता है और कहता है कि हमारी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। और इस बार जब साइरस उसे मारने आता है तब कार्टर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और वो उसे पंचेस मार मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद वो अपनी बंदूक निकालता है और यहीं पे साइरस का खात्मा कर देता है। फिर वो जाता है जेरेमी के पास और उसे पकड़ के अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और उसे लेकर के यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें वैसे ही मारूंगा जैसे तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा था। और इतना कहने के बाद वो उसके शरीर के ऊपर शराब छिड़कने लगता है। तब जेरेमी कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, साइरस ने मुझे कहा कि उसके पास एक डिस्क है, अगर वो डिस्क पुलिस वालों के पास गई तो वो मुझे भी बर्बाद कर देगा। तब मैंने साइरस से बस इतना कहा कि कैसे भी उस डिस्क को हासिल करो और साइरस अपने लोगों को लेकर के गया और उसने उसे मार दिया। और मैं ये कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारा भाई मरे और इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ भी नहीं जानता। मैं खुद उसके हाथों फंसा हुआ था कि अगर मैं कुछ भी कहता तो वो मीडिया के सामने मेरी वीडियोज को लीक कर देता। मैं कुछ नहीं जानता और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मरे, लेकिन साइरस ने तुम्हारे भाई को मारा और गेराल्डीन को भी मार दिया। लेकिन कार्टर अब इसकी बातों को नहीं सुनता और वो अपनी बंदूक निकाल लेता है और जेरेमी ऐसे ही रोते रहता है। तब कार्टर हवा में गोली चलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सेकंड चांस दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अगर मुझे पता लगा कि तुमने कुछ भी गलत किया है तब मैं वापस आऊंगा। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है और जब वो जाता है तभी वो क्लिफ को देखता है और क्लिफ यहाँ पे इसकी गाड़ी से वैसी डिस्क को निकालता है और कार्टर से कहता है कि मैं तुम्हारे होटल रूम गया था और जब मुझे वहाँ पे डिस्क नहीं मिला तो मैं समझ गया कि ये डिस्क तुम्हारी गाड़ी में है। तुम जब मेरे पास आए थे तभी मैं तुम्हें रोक देता, लेकिन मैं चाहता था कि तुम इस डिस्क को हासिल करो क्योंकि सिर्फ तुम ही इस डिस्क को ढूंढ सकते थे।
और ये साइरस के बस की बात नहीं थी और अब ये डिस्क मेरे हाथ लग गई और अब खेल यहीं पे खत्म होता है। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। और यहाँ पे कार्टर को पता लग जाता है कि क्लिप भी उन लोगों से मिला हुआ है और क्लिप एक बड़ा खिलाड़ी है। वो इस डिस्क का इस्तेमाल करके अब और लोगों को ब्लैकमेल करेगा। इसीलिए कार्टर अपनी बंदूक निकाल लेता है और वो क्लिप को मोड़ने के लिए कहता है, लेकिन क्लिप कहता है कि नहीं, मैं मुड़ूंगा तब तुम मुझे गोली मार दो, इसीलिए मैं घूमने वाला नहीं हूँ। तब कार्टर उसे वैसे ही गोली मार देता है और यहीं पे क्लिफ की भी मृत्यु हो जाती है। तभी अगले दिन हम डोरिन को देखते हैं जो अपने पिता के कब्र के पास होती है। तभी यहाँ पे कार्टर आता है और अब कार्टर ने अपनी दाढ़ी भी कटवा दी है और इसका मतलब ये है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहता है। और डोरिन कहती है कि तुम्हारा नया लुक अच्छा है। तब कार्टर कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और डोरिन उसे गुड बाय कहती है। फिर कार्टर अपनी गाड़ी में आता है और वो एक नक्शा निकालता है और ये नक्शा होता है लास वेगस का, यानी कि अब कार्टर अपना हिसाब बराबर करने जा रहा है फ्लेचर के साथ। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।